जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। मैं प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका था, फर्स्ट लेक्चर दे चुका था। ये मेरा सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन का। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि प्रोनाउन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है डे टू डे लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, इसके काइंड्स कितने होते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और इसका यूजेस पढ़ेंगे या यूसेज पढ़ेंगे, मतलब प्रयोग हम लोगों को पढ़ना है। आप एक एक रूल को ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तो देखते हैं रूल 1 हमारा क्या कहता है। रूल 1 बता रहा है ईच अदर एंड वन अनदर। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे को। अब दोनों में अंतर क्या है? तो ईच अदर का प्रयोग सामान्यतः हम लोग दो के लिए करते हैं, ध्यान रखेंगे। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से आप क्लियर करते हैं। बोथ द बॉयज आर एक्यूजिंग ईच अदर ऑफ थेफ्ट। दोनों लड़के एक दूसरे को चोरी के लिए आरोपी या दोषी ठहरा रहे हैं। अब यहाँ पे यदि ईच अदर के बदले वन अनदर का प्रयोग हो जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बोथ का यूज किया गया। बोथ मतलब दोनों होता है, दो का बोथ करवाता है। और सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल द 5 स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग वन अनदर। सभी 5 विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अब यहाँ पे यदि वन अनदर के बदले ईच अदर का यूज होता तो रॉन्ग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए दोनों सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है। अब रूल सेकेंड देखिए क्या कहता है। यदि तीनों पर्सन्स का प्रयोग, पर्सन 3 होते हैं, हमने अपने चैनल में पढ़ा चुका है इसको। यदि आपको पर्सन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा पर्सन चैप्टर आप जरूर देखिए ग्रामर में जाकर के। तो यदि तीनों पर्सन्स का प्रयोग सामान्य तौर पे एक साथ करना हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो नियमतः पहले सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और अंत में फर्स्ट पर्सन को रखा जाता है। मतलब ऐसे कहा जाए तो 2 + 3 अब +1 का प्रयोग आप करिएगा। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यू, ही एंड आई आर स्टिल अवेयर ऑफ द फैक्ट। यू, ही एंड आई आर स्टिल अवेयर ऑफ द फैक्ट। तुम, वह और मैं अभी भी इस फैक्ट के बारे में अवगत हैं। यहाँ पे यदि उल्टा कर देता, ही यू एंड आई या आई ही एंड यू ऐसे करता तो उसको एरर माना जाता। सेम चीज़ यहाँ पे यू, मधु एंड आई। मधु थर्ड पर्सन हो गया, कोई नाम थर्ड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन शुरू में दिया गया है, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या है कि बिल्कुल दोनों करेक्ट है। अब तीसरा देखिएगा। यदि दो ही पर्सन को, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ रखना है तो पहले सेकेंड पर्सन को आप रखेंगे और फिर बाद में थर्ड पर्सन को रखेंगे, मतलब 2 + 1 करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। 2 मतलब सेकेंड पर्सन, यू, और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। और यदि 2 रहेगा और थर्ड पर्सन रहेगा तो सीधा सीधी क्या करना है? 2 + 3 कर देना है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा तो पहले सेकेंड पर्सन और फिर बाद में थर्ड पर्सन। तो इन सारे रूल्स पे आप ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे क्या है कि यू एंड मीरा मैरिड अ फ्यू डेज एगो। तुम और मीरा कुछ दिन पहले शादी किए। यू एंड सी हैड बीन इन रिलेशनशिप फॉर ए लॉन्ग टाइम। यू एंड सी, यदि सी एंड यू होता तो एरर हो जाता, मीरा एंड यू होता तो एरर हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है सेंटेंस में। सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही है। अब रूल 5 देखिएगा। यदि तीनों प्रोनाउन के लिए, तीनों प्रोनाउन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के लिए किसी कॉमन प्रोनाउन को, एक ही प्रोनाउन का यूज करना है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। जैसे 2 + 3
अब +1 यदि रहेगा तो इसका हो जाएगा 1 प्लूरल। ठीक, 2 मतलब सेकेंड पर्सन यू, 3 मीन्स थर्ड पर्सन ही, और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन आई। ये तीनों के लिए रहेगा, कोई कॉमन प्रोनाउन देना तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा, आवर हो जाएगा, अस हो जाएगा। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यू, ही एंड आई वर रनिंग आवर प्रोजेक्ट स्मूथली। तुम, वह और मैं अपने प्रोजेक्ट्स को स्मूथली चला रहे थे। अब यहाँ पे यदि देखिएगा, आवर के बदले यदि हो जाता योर या हिज या हर या देयर, ये सब दिया रहता तो एरर हो जाता। ऐसा नहीं है, ये सिक्वेंटली इसको फॉलो किया गया, सीक्वेंस के आधार पर फॉलो किया गया। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट और राइट। सी द सेकेंड सेंटेंस और सेकेंड एग्जाम्पल। यू, माधव एंड आई आर स्टिल एफर्टफुल फॉर आवर गोल। ये सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे आवर के बदले यदि योर दिया रहता, हिज दिया रहता, देयर दिया रहता तो एरर हो जाता। अब रूल 5 देखते हैं। इफ एनी कॉमन प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यदि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए किसी कॉमन प्रोनाउन का यूज करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कर देंगे 2 + 3 = 2 प्लूरल। मतलब सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नाम कोई भी रहेगा उसके लिए सेकेंड पर्सन प्लूरल आएगा। मतलब यू होगा, योर्स होगा, योर सेल्फ हो जाएगा, ये सब होगा। जैसा जो डिमांड होगा केस के आधार पर वैसा करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा। यू एंड ही शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पे यदि योर के बदले हिज हो जाता या हर हो जाता या देर हो जाता तो एरर माना जाता। ऐसा नहीं है, मतलब रूल को फॉलो किया गया है तो सेंटेंस सही है। यू एंड शी शुड एंजॉय योर कंजुगल लाइफ। तुम्हें और उसको अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेना चाहिए। अब यहाँ पे योर के बदले हिज, हर, देयर कुछ करता तो एरर हो जाता। अब हम लोग रूल आगे देखते हैं। अब रूल 6 हम लोग देखते हैं। आइदर, नाइदर, बोथ, तीनों का प्रयोग 2 के लिए ही होता है। अंतर क्या क्या है आप समझ सकते हैं, समझिएगा। आइदर का प्रयोग 2 के लिए वैसे स्थिति में होता है जब एक भाग दूसरे भाग के पूरक हो। अंग्रेजी में पूरक को कंप्लीमेंट्री कहते हैं। कंप्लीमेंट्री क्या हो गया, जहां पे एक की कल्पना नहीं हो सकती है, जब भी होगी तो 2 की कल्पना होगी। जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड। अब रोड का एक साइड तो होगा नहीं। आइदर बैंक ऑफ द रिवर, नदी का 2 छोर या किनारा होगा, एक तो कभी होगा ही नहीं। आइदर हैंड, ठीक है। तो आइदर का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है और नाइदर का प्रयोग हम लोग निगेटिव में करते हैं। बोथ का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में करेंगे। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है। तो आइदर और नाइदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा हमेशा, ध्यान रखना है। आइदर और नाइदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। हाँ, भले इनके बाद ऑफ लग जाता है तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन यदि ऑफ नहीं लगता है तो नाउन सिंगुलर होगा। और बोथ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से आप क्लियर करिएगा। शी कैन राइट विद हर आइदर हैंड। अब आइदर हैंड के बदले यदि हैंड्स कर दिया जाता है यहाँ पे तो गलत हो जाता। बोथ हैंड्स भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आइदर जब देंगे तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर देना पड़ेगा। इसलिए सेंटेंस यहाँ पे सही है, रूल को सही फॉलो किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैज गॉट सक्सेस। दोनों में से किसी विद्यार्थी ने सफलता प्राप्त नहीं किया। तो बताए थे कि इसके बाद यदि ऑफ लगाएंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, चूंकि 2 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन वर्ब जो होगा ऐसे चीज में हमेशा सिंगुलर होगा। और इस चीज को कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ सिंगुलर होगा, कहाँ प्लूरल होगा, इसको डिटेल में हमने पढ़ाया है चैप्टर में, जिसका नाम है सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसको सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी कहते हैं। तो मेरे सिंटैक्स चैप्टर को देखेंगे, उसमें 22 रूल्स हमने बताया है, पूरे डिटेल से तन्मयता के साथ उसको बताया गया है।
बोथ द बॉयज वर प्रेजेंट देयर। और बताए थे कि बोथ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और नाउन प्लूरल होगा तो बोथ के साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। सिंटैक्स चैप्टर में मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसको हमने पूरी क्लियरली बताया है। अब नेक्स्ट देखेंगे एनीवन, नन और ऑल। तो इन सभी के का प्रयोग क्या है कि दो के लिए होता है, और यदि दो से अधिक के लिए करना है तो क्या करेंगे, तो आइदर के बदले एनीवन का प्रयोग करिएगा, आइदर के बदले एनीवन का प्रयोग करेंगे, नाइदर के बदले नन का प्रयोग करेंगे, और बोथ के बदले ऑल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे देखिए एनीवन ऑफ द थ्री पर्सन्स। अब यहां यदि दिया रहता आइदर ऑफ द थ्री पर्सन्स तो ईरर माना जाता, क्योंकि आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है और एनीवन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो। इसलिए यहाँ पे एनीवन का यूज किया गया, तो रूल को फॉलो अच्छी तरह से किया गया है और ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। उसी ढंग से इसमें भी रूल को फॉलो किया गया है, क्योंकि नन ऑफ यू इसमें हालांकि कितने हैं वो क्लियर नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पे रूल को फॉलो किया गया और सेंटेंस आपका सही है। अब रूल 8 समझिएगा, ईच और एवरीवन। तो ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, मतलब एंटीबायोटिक है, सब में चलेगा, दो में भी चलेगा और दो से अधिक में भी चलेगा। लेकिन एवरीवन का जब यूज करेंगे तो हमेशा दो से अधिक में चलेगा, ये ध्यान रखना है। एवरीवन का प्रयोग दो में आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स डांस वेल, दोनों में से प्रत्येक लड़की ने अच्छी तरह नाची। अब यहाँ पे ईच के बदले एवरीवन ऑफ द टू गर्ल्स यदि दिया रहता, इसको कॉमन एरर माना जाता। एवरीवन हम कदापि दो के लिए नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड देखेंगे एवरीवन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। यहाँ पे एवरीवन तो सही है, यदि ईच भी रहता तो चलता, क्योंकि ईच का प्रयोग दो में भी होता है जैसा बताया गया आपको, और दो से अधिक में भी होता है। दोनों सेंटेंसेस में रूल फॉलो किया गया, इसलिए दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अब देखेंगे यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, और इन सभी के लिए किसी कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, यदि जेंडर क्लियर नहीं हो, जेंडर कौन सा है नहीं है क्लियर नहीं हो, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे, मतलब ही, हिम, हिज, इन सभी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर कर दीजिए या देर कर दीजिए, यदि ये सब करेंगे तो फिर इधर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एवरीबडी शुड सेव समथिंग फॉर हिज फ्यूचर। अब यहाँ पे देखिए एवरीबडी है, अब क्लियर नहीं है किसके लिए क्या कहा जा रहा है, गर्ल के लिए या बॉय के लिए। कुछ ग्रामेरियल में डिस्प्यूट भी है कि बॉय के लिए नहीं, मैस्कुलिन हो गया तो पर्सन मैन के लिए हो गया, पुल्लिंग में हो गया। तो कुछ ग्रामेरियल कहा है कि हिज क्यों, हर क्यों नहीं। कुछ का कहना है कि हर और हिज के झंझट को हम लोग दूर करते हैं और देयर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यदि हम देयर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या क्या हो रही है कि इन सभी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, और देयर जो होता है THEIR उसका प्रयोग प्लूरल में होता है। तो सिंगुलर के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एवरीबडी शुड सेव समथिंग फॉर हिज फ्यूचर। अब रहता एवरीबडी ऑफ द 5 गर्ल्स, यदि गर्ल्स हो जाता या विमेन हो जाता या लेडीज हो जाता, मतलब जेंडर क्लियर हो जाता, ठीक है, तो वैसे स्थिति में हम लोग हर का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यदि जेंडर क्लियर नहीं होगा तो किसी भी स्थिति में इन सभी शब्द के साथ हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर, मतलब ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इन सारी चीजों का प्रयोग होगा। उसी ढंग से यहाँ भी फॉलो किया गया है। नो वन शुड मिस हिज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हिज दिया गया है, ना कि हर दिया गया है या देयर दिया गया, इसलिए सेंटेंस आपका सही या करेक्ट माना जाएगा। अब रूल 10 देखिएगा, यदि पर्सनल प्रोनाउन के लिए पजेसिव केस का प्रयोग करना हो, हम कमांड में बता चुके हैं कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये सारा चीज आपको 8 काइंड्स बताया गया है आपको प्रोनाउन का, उसको आप देखेंगे। तो इन सभी के लिए यदि पजेसिव केस का प्रयोग करना हो तो आई रहेगा तो उसका माई होगा, वी रहेगा तो उसके लिए आवर करेंगे,
ही रहेगा तो हिज करेंगे, सी रहेगा तो हर करेंगे, इट रहेगा तो इट्स करेंगे, दे रहेगा तो देयर करेंगे, कोई नाम रहेगा तो उसके लिए हम लोग जेंडर के अनुसार हिज और हर करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा, जैसे चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया, उसके लिए हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। और वन यदि रहेगा तो उसके लिए वंस करना है, ना कि हिज कर देना। यदि वन शुड डू वंस ड्यूटी रेगुलरली के बदले यहाँ पे वंस के बदले हिज का प्रयोग किया जाता तो इधर हो जाता, हर का प्रयोग किया जाता तो इधर हो जाता। लेकिन यहाँ पे राइटर ने क्या किया है कि फॉलो सही तरह से किया है रूल को, इसलिए सेंटेंस ही आपका करेक्ट माना जाएगा। और एंड द सेम थिंग वी आर सीइंग इन द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग वही देख रहे हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ। आप देखिए योर हेल्थ, यू सब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इसके अनुसार यहाँ पे योर का प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग रूल फिर आगे देखते हैं। अब रूल 11 देखिएगा। रूल 11 क्या बताया जा रहा है, यदि एंड से जुड़े दो या दो से अधिक नाउन मिलकर एक ही का बोध करवाता हो उसके लिए हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि एंड से जुड़ा हुआ हो दो या दो से अधिक और एक से अधिक का बोध करवाएगा उसके लिए हम लोग प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, तो ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाता है, तो दे हो जाता है। ऐसे हम नंबर चैप्टर पढ़ाए हैं, तो नंबर में इसको डिटेल में पढ़ाया गया है। नंबर को हमने अपने चैनल में 2 पार्ट में बताया है। यदि ये सारा कुछ समझ में दिक्कत होती हो तो आप नंबर मेरा जाकर के आप अच्छी तरह से उसको आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, द क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए सिंटैक्स में बताया गया है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया हो तो उससे दो का बोध होता है, वर्ब प्लूरल होता है। और एक के पहले द रहेगा तो उससे एक का बोध होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। ये सेंटेंस बताया गया है। यहाँ पे देखिए क्लर्क के पहले द लगा हुआ है, टाइपिस्ट के पहले नहीं लगा हुआ, इससे एक का बोध हो रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे वर्ब भी क्या दिया है, ये सिंगुलर दिया गया है। तो जब वर्ब सिंगुलर दिया रहेगा तो प्रोनाउन भी क्या करेंगे, तो सिंगुलर करेंगे। यहाँ पे हिज के बदले आप देयर करेंगे तो इरर हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है चूंकि सीक्वेंस को फॉलो किया गया, रूल को फॉलो किया गया। अब दूसरा देखिए क्लर्क के पहले भी द लगा हुआ है और टाइपिस्ट के पहले भी द लगा हुआ है, मतलब दोनों दो व्यक्ति है। यहाँ पे क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों दो व्यक्ति है। दूसरे सेंटेंस में पहला में क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे हिज हो गया। और ये दोनों दो व्यक्ति है इसलिए इसके लिए देयर का यूज हो रहा है। अब देखिएगा यदि ईच और एवरी के बाद दो अलग अलग जेंडर का नाउन आता हो, एंड से जुड़ा रहेगा तो अलग अलग जेंडर का होगा। अब यदि हिज करेंगे तो हर के साथ अन्याय होगा या क्लियर नहीं होगा, हर करेंगे तो हिज के साथ अन्याय होगा मतलब क्लियर नहीं होगा। वैसे स्थिति में क्या करना पड़ता है, हिज और हर, ये लिखना है। क्या लिखना है, हिज और हर। जैसे एग्जांपल से क्लियर करेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड हिज और हर वर्क। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद बॉय भी हो रहा है, इसके बाद गर्ल भी हो रहा है, दोनों जेंडर दोनों अलग अलग हो रहा है। इसलिए हमको यहाँ पे जस्टिस करने के लिए हिज और हर देना है, तभी सेंटेंस सही होगा। केवल हिज दे देंगे तो गलत हो जाएगा, केवल हर दे देंगे तो भी गलत हो जाएगा, देयर दे देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपको हिज और हर देना है। सेकेंड सेंटेंस में वैसे भी फॉलो किया गया है, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन में एवरी के बाद मैन है, फिर यहाँ पे एवरी के बाद वुमेन हो रहा है, दोनों अलग अलग जेंडर को हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग हिज और हर का प्रयोग किए। अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है पूछेंगे या समझ में नहीं आ रहा, तो काइंड जो 8 बताया उसमें एक प्रोनाउन हम लोग रिफ्लेक्सिव भी बताया है। ऐसे आपको बता दें कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा रहता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई का माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, इस तरह करके बताया गया है रिफ्लेक्सिव का काइंड। आप देख लीजिए नाउन मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा। जैसे ही ऑफन एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यदि यहाँ पे हम हिमसेल्फ नहीं देंगे, ही एब्सेंट्स फ्रॉम स्कूल तो इरर हो जाएगा, यही एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल तो इरर हो जाएगा। यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो रहा है, इसके लिए हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा। आई एड्रेस्ड माई सेल्फ टू द मैनेजर, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है इसलिए आई के अनुसार यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव आपको देना पड़ेगा। अब एक इंजॉय के साथ एक चीज है, इंजॉय एक ऑब्जेक्ट लेता है,
यदि ऑब्जेक्ट नहीं इसके साथ हो तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आई एंजॉयड द फिल्म या द नॉवेल वेरी मच। अब यहाँ पे एंजॉयड के बाद द फिल्म या द नॉवेल आ रहा है, मतलब एक नाउन आ रहा है, लेकिन यदि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वैसी स्थिति में हमको देना पड़ता, क्या चीज देना पड़ता, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ता। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट। अब यहाँ पे एंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हमको यहाँ पे माई सेल्फ देना पड़ा। ये ध्यान रखना है, एंजॉय के बाद यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं, यदि हो तो मत लगाएं। और देखेंगे सच एज प्लस नाउन प्लस एज, मतलब क्या है, यदि किसी नाउन के पहले सच या एज का प्रयोग किया गया हो, ध्यान देंगे, यदि किसी नाउन के पहले सच या एज का प्रयोग किया गया हो, उस नाउन के बाद एज का ही प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि आप हु कर देंगे, विच कर देंगे या दैट कर देंगे। यदि ये सब आप कर देते हैं तो एरर हो जाता है। जैसे यू आर नॉट सच एन इंटेलिजेंट बॉय एज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यदि यहाँ पे एज के बदले आप हु लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, यू आर नॉट सच एन इंटेलिजेंट बॉय हु कैन सॉल्व दिस सम, तो फिर एरर हो जाएगा। यहाँ पे एज नाउन के पहले दिया रहेगा, बॉय के पहले या जब जो भी रहेगा उसके बाद ही आपको एज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये सेंटेंस सही है। शी कैन गिव यू एज मच मनी एज यू नीड। अब यहाँ पे एज, यहाँ पे मनी के पहले दिया हुआ है तो यहाँ भी एज भी होगा। ये नहीं यू, शी कैन गिव यू एज मच मनी विच यू नीड। यदि आप देते हैं विच यू नीड कर देते हैं तो फिर एरर माना जाएगा, लेकिन इसमें फॉलो किया गया है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही माना जा रहा है। अब रूल 50 देखेंगे, द सेम प्लस नाउन प्लस दैट प्लस और एज। अब यदि किसी नाउन के पहले द सेम का प्रयोग किया जाए तो उस नाउन के बाद या तो दैट का प्रयोग होगा या एज का प्रयोग होगा। अब सवाल उठता है कि दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे और एज का प्रयोग कहाँ करेंगे। यदि वर्ब दिया रहेगा, इफ वर्ब इज एक्सप्रेस्ड इन दिस केस यू मे यूज एज और दैट बोथ। यदि वर्ब दिया रहेगा तो एज का ही प्रयोग कर सकते हैं और दैट का ही प्रयोग कर सकते हैं। बट इफ वर्ब इज कंसील्ड और नॉट गिवन, यदि वर्ब छिपा हुआ या फिर नहीं दिया रहे तो केवल एज का प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग वैसे स्थिति में करेंगे तो एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, दिस इज द सेम कार दैट आई वांट टू बाय, या एज आई वांट टू बाय, यह वही गाड़ी है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दैट या एज कुछ भी देंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया गया है। ठीक है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, दिस इज द सेम कार एज योर्स। योर्स मतलब योर इज, योर कार इज। यहाँ पे द सेम के बाद कार हो गया, यहाँ पे एज देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्लॉज हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। क्लॉज आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब वर्ब आगे नहीं दिया हुआ, ऐसे स्थिति में एज ही देंगे। यदि यहाँ पे दैट दिया रहेगा तो एरर माना जाएगा। अब देखेंगे हु, हुम, हुज, विच और विच। तो आप पहले समझेंगे हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। ठीक है, हु का, हुम का और हुज का पर्सन के लिए। अब हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, मतलब कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। केस हमारा पहला चैप्टर, उसको आप देख लेंगे। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज का प्रयोग पजेसिव केस में, मतलब संबंध या अधिकार का बोध करवाने के लिए किया जाता है। लेकिन हु, हुम और हुज का प्रयोग पर्सन किया जाता है। विच का प्रयोग थिंग के लिए करेंगे, ठीक है, और ऑफ विच का प्रयोग पजेसिव केस में निर्जीव के लिए या थिंग के लिए करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमने 5 एग्जाम्पल्स दे दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इट इज मोहन हु कैन लिफ्ट दिस वेट। अब यहाँ पे मोहन पर्सन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हमने हु का प्रयोग कर दिया है। दिस इज द पर्सन हुम द पुलिस अरेस्टेड। यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुम का प्रयोग किया गया है पर्सन के लिए। और तीसरा देखिए, दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। यह वही लड़का है जिसके फादर लंदन में रहते हैं। अब यहाँ पे हुज हो गया तो पजेसिव केस का बोध करवा रहा है। दिस इज द बुक विच आई रोट लास्ट ईयर।
अब यहाँ पे बुक हो रहा है, थिंग हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने व्हिच का प्रयोग कर दिया। यदि हु आई रोट या हुम आई रोट यदि करते तो गलत हो जाता। और द बुक ऑफ व्हिच पेजेस आर कलरफुल लुक्स अट्रैक्टिव, जिस किताब के पन्ने कलरफुल होते हैं, सुंदर दिखता, आकर्षक दिखता। अब यहाँ पे ऑफ व्हिच के बदले यदि हुज का प्रयोग कर देते तो एरर हो जाता, क्योंकि हुज का प्रयोग लोग पर्सन के लिए करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को पॉजिटिव केस में न रखें, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, जो जोड़ता है दो क्लॉज को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। काइंड हमारा देख लीजिए प्रोनाउन का पहला लेक्चर, जैसे देखिए आई वेंट टू मधुज हाउस हु इज माई फ्रेंड, तो पॉजिटिव खास करके अपस्ट्रॉफी एस वाला आप यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तब क्या करेंगे, ये सेंटेंस हमारा एरर हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। सही कैसे लिखा जाएगा, आई वेंट टू द हाउस ऑफ मधु, मधुज हाउस के बदले क्या करना पड़ेगा आपको, द हाउस ऑफ मधु, ये ध्यान रखिए। क्यों, चूंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, हु आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करता है। ट्रांजिटिव वर्ब को दो भाग में बांटेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को खास करके सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। द वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, द वर्ब व्हिच डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव कहलाता है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का मतलब केस किसी भी स्थिति में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन पहले पढ़ाने के पहले भी हमने आपको बता दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, दे इनवाइटेड यू एंड मी, यू तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों में होता है, मी केवल ऑब्जेक्टिव में यूज होता है। यदि मी के बदले आई कर देता तो एरर हो जाता, लेकिन यहाँ पे मी दिया गया तो सेंटेंस सही है। अब 19 देखिएगा, दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, सॉरी इसका। द बॉय सीटिंग बिटवीन यू एंड हिम, यू तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों में चलता है, लेकिन यहाँ पे हिम के बदले यदि ही होता तो एरर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस सही है। और आगे देखिए वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू मतलब क्या, इज, एम, आर, वाज वर्ब। वर्ब हमने पढ़ाया है डिटेल से, 4 लेक्चर में रहा उसको आप डिटेल से देख सकते हैं वर्ब को। तो इज, एम, आर, वाज वर्ब, इन सभी के बाद हमेशा से नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। हालांकि आजकल बोलचाल में यूज लगा, इट्स मी, इट्स हिम, इट्स हर, वैसा होने लगा है, लेकिन सामान्य तौर पर ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट आपका टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद आपको नॉमिनेटिव केस का कर्ता कारक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि इट इज सी, इट इज हर के बदले इट सी करना है, इट इज आई, इट इज मी के बदले आपको आई करना पड़ेगा। ये दोनों सेंटेंस आपका सही हो रहा है। अब रूल 20 देखिएगा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। देखिए सामान्य तौर पे थिंग के लिए तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि किसी को पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफाई किया जाए, पर्सोनिफाई करना मतलब मानवीकरण, मानव का रूप दे देना थिंग को, वस्तु को, तो वैसे को इनको तो जेंडर होगा। तो जेंडर कैसे करेंगे, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, तो जो देखिए ब्यूटी का प्रतीक होगा, सुंदरता का, मर्सी का, काइंडनेस का, टेंडरनेस का, कोमलता का, इन सारी चीजों का प्रतीक जो होगा, सिंबलाइज करेगा, उसको हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। और जो क्रुएल्टी का प्रतीक होगा, पावर का, विगर का, स्ट्रेंथ का, इन सारी चीजों का प्रतीक होगा, सिंबल होगा, उसको हम लोग मैस्कुलिन मानेंगे। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल क्लियर करिएगा, यहाँ पे सन, कोल्ड, हीट, डेथ, क्रुएल्टी, ये सब मैस्कुलिन हो जाएगा क्योंकि पावर वगैरह का प्रतीक है। मून, अर्थ, लैम्प, ये सब फेमिनाइन हो जाएगा क्योंकि सब टेंडरनेस का, कोमलता का, शीतलता का, ब्यूटी का प्रतीक है। द सन हैज बिकम एंग्री देयरफॉर ही हैज बिकम टू हॉट, सूर्य क्रोधित हो गया है इसीलिए वो काफी गर्म हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग सी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ये सेंटेंस सही हो गया। दूसरा, द मून इज गिविंग अस रिलीफ फ्रॉम हर टेंडर बीम्स। अब यहाँ पे मून हमें राहत दे रही है अपने कोमल किरणों के द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग हर कर दिए और ये सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है। अब कलेक्टिव नाउन के लिए और लाइफलेस थिंग के लिए, बेजान चीजों के लिए, मतलब थिंग्स के लिए सिंपली और क्या, हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, मिस्टर यादव हैज अ हर्ड ऑफ काउस। कलेक्टिव नाउन, नाउन का कांड जानने के लिए, नाउन डिटेल जानने के लिए नाउन चैप्टर पढ़ा चुके हैं 2 लेक्चर में। ऐसे समूहवाचक संज्ञा करते हैं कलेक्टिव नाउन को। तो मिस्टर यादव को एक हर्ड ऑफ काउ है एंड ही टेक्स लुक्स आफ्टर इट अफेक्शनेटली। अब यहाँ पे इट के बदले देम कर देते
या हर कर देते काव देख करके तो एरर हो जाता। यहाँ पे इट करेक्टली यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे हर्ड जो हो रहा है कलेक्टिव नाउन हो रहा है, इसी के लिए हर्ड ऑफ काउस के यहाँ पे इट का यूज हो रहा है। दूसरा जगह ही गेव मी अ वेरी गुड बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बुक के लिए यहाँ पे इट आ रहा है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए प्रोनाउन फॉर यंग वंस एंड लॉली क्रेजेस, यंग मतलब छोटा छोटा, इन्फेंट होगा, बेबी होगा, नवजात शिशु होगा, कुत्ता का बच्चा हो गया, आदमी का बच्चा हो गया, और किसी का हो गया छोटा छोटा, उसको जो है इन्फेंट कहिए पूरा। और क्या है, यंग वंस हो गया, और लॉली क्रेचर जैसे छिपकली हो गया, लिजार्ड हो गया, कैमेलियन हो गया, स्नेक हो गया, रैट हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसको हम लोग कैसे जाना कि कौन सा जेंडर का है, कोई छिपकली दीवार पे मुड़ रही है, दीवार चल रही है, छत पे चल छत ये सीलिंग पे चल रही है, कैसे जाने कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको पकड़ के तो लोग देखेंगे नहीं। चूहा तो पकड़ के तो चेक नहीं करेंगे कौन सा जेंडर का है, सांप को तो पकड़ के चेक नहीं करेंगे कौन सा जेंडर का है, या कोई बच्चा छोटा सा जन्म लिया है उसका पेट खोल के नहीं देखेंगे कौन सा जेंडर का है, नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ग्रामरियन सलाह देता है कि आप इट का प्रयोग कर डालिए, जेंडर संबंधी समस्या ही खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दिया जाता है बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, बेबी बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। अब यहाँ पे इट के बदले ही या सी यदि करते तो गलत हो जाता है, इट यहाँ पे किया गया है तो ये सेंटेंस सही हो रहा है। उसी तरह से लिजार्ड फेल टू द ग्राउंड, छिपकली ग्राउंड पे जमीन पे गिर गई या गिर गया, एंड ब्रोक इट्स टेल, अपने पूंछ को तोड़ दी। अब यहाँ पे यदि यहाँ पे हर करते या हिज करते तो एरर हो जाता, इट्स किया गया है, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो प्रोनाउन में हमने आपको 22 रूल्स दिखाया है, बताया है, और सारा डिटेल में बताया है, बहुत सारे काइंड्स बताया है। तो इस मेरे चैनल को लाइक करिए, लाइक आप लोग बहुत कम लोग करते हैं, कोशिश करिए कि लाइक करिए, और लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक भी तो कर दो भाई, कुछ हो तो करो, लेकिन कोशिश करिए कि पॉजिटिव हो ताकि हम इंकरेज हो। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शेयर करने में क्या कंजूसी होता है, शेयर का बटन तो रहता है, आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। फिर हम लोग अगले चैप्टर जो पढ़ेंगे वो एडजेक्टिव होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू, जय हिंद।